हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जी, मैं रविंद्र शेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह सीरीज जो है टारगेट है सब्जेक्टिव में 35 में 35 लाने का। ठीक है, तो जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, तो कूलॉम के नियम के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है कूलॉम के नियम, ये बिहार बोर्ड में 12th बिहार बोर्ड में 2016, 2019, 2021 और 2024 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहे मेरे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसे व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक खूबसूरत सा प्यारा सा एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कूलॉम का नियम क्या है। तो कूलॉम का नियम कहा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और कुछ दूरी पर एक और चार्ज पार्टिकल ये हो गया आवेशित कण, तो ये एक दूसरे पर बल लगाता है। अगर ये मान ले कि इस पर भी प्लस चार्ज और इस पर भी प्लस चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? द रिपल्सन फोर्स। और जो भी रिपल्सन फोर्स लगता है उसके परिमाण को अगर F माना जाए तो F जो हो जाता है कूलॉम के नियम से K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो कूलॉम जो नियम दिए हैं वो एक मात्रात्मक कथन है। ठीक है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बल एक कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। तो बल अगर एक सदिश राशि है तो क्यों ना हम बल को क्या करें? सदिश रूप में व्यक्त करें। यानी कि कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। किसके बीच लगता हुआ स्थिर वैद्युत बल? Q1 और Q2 के बीच। ये कौन दिए हैं? तो कूलॉम साहब दिए हैं। यानी कि कूलॉम के नियम को ही क्या करना है? सदिश रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक खूबसूरत सा फिगर बनाया जाए, देखते हैं भैया कैसा लगता है देखने में। तो सबसे पहले क्या करो कि एक वाई प्लेन और एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब क्या करते हैं अब हम दो चार्ज पार्टिकल को इसी प्लेन में रख लेते हैं। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल हो गया और एक और चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, इस पर जो भी चार्ज का परिमाण है पहले चार्ज पार्टिकल पर हम उसको लिख रहे हैं Q1 और इस पर कितना है? Q2। इतना करने के बाद इन दोनों आवेशों का, ठीक है, इन दोनों आवेशों का हम कहां से? तो मूल बिंदु से हम पोजीशन दर्शा देते हैं। पोजीशन क्या होगा? पोजीशन क्या होगा भैया? पोजीशन क्या होगा? ये होगा पोजीशन। दिख रहा है? दिख रहा है? बिल्कुल, देखते रहिए। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। फिर जैसा कि एक और चार्ज पार्टिकल है तो उसका भी पोजीशन को हम क्या करते हैं? दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। ठीक, Q1 के पोजीशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर R1 और Q2 का मूल बिंदु के पोजीशन में देख लेते हैं वेक्टर R2। अब इतना करने के बाद और आगे को बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएगा? उसका नाम ले लेते हैं। तो जो भी फोर्स लगा रहा है उसको लिख देते हैं पहले पर दूसरे की वजह से, यानी पहले आवेशित कण पर दूसरे आवेशित कण के वजह से लगता हुआ फोर्स को मैंने लिखा F12। इसको कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से हम कहें कि इस पर लगते हुए फोर्स को दिखाओ तो कितना हो जाएगा? F21 वेक्टर। यानी कि सेकेंड चार्ज पार्टिकल पर पहले चार्ज पार्टिकल की वजह से लगता हुआ स्थिर वैद्युत बल। अब इतना कुछ दर्शाने के बाद, ठीक है,
अगर हमने कहा कि Q1 का पोजीशन O के रेस्पेक्ट में वेक्टर R1 और Q2 का O के रेस्पेक्ट में वेक्टर R2, तो इसी प्रकार से Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में, इन दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका भी पोजीशन वेक्टर होगा। तो इन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ले ले बोलिए ले ले। आइए लेते हैं, कैसे भाई? तो ये देखिए पहले ये जो हमने अभी लिया पोजीशन वेक्टर, कहां से कहां लिए हैं? Q1 से Q2 की तरफ, यानी Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन वेक्टर, नाम क्या ले लेते हैं? नाम क्या ले लेते हैं? वेक्टर R21। क्लियर? उसी प्रकार से हम क्या करते हैं Q2 का, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं Q2 का, उसी प्रकार से हम Q2 से Q1 की तरफ चलते हैं, Q1 से Q2 की तरफ चलते हैं, ये देखिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर दर्शाते हैं, यानी कि Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R12। इस बात को फिर से समझिएगा, मैंने क्या किया है, पहले Q1 से चले हैं Q2, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में? Q1 के रेस्पेक्ट में। Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में हमने क्या लिखा है? वेक्टर R21। और Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में मैंने क्या लिखा है? वेक्टर R12। अब इतना डायग्राम अगर हो गया तो यहां पर अब आपको कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्या लिखना पड़ेगा? माना कि क्या, माना कि, चलिए इसको हम लिख के रखे हैं, दिखा देते हैं। मैंने क्या कहा है? माना कि आवेश Q1 और Q2 की मूल बिंदु O से स्थिति सदिश जो है, यानी कि पोजीशन वेक्टर है, वो क्या है? वेक्टर R1 है, और क्या है? वेक्टर R2 है, ठीक है। और मैंने क्या कहा? Q1 एवं Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर Q2 पर जो लगता हुआ फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल जो है, वो कितना है? वेक्टर F12। उसी प्रकार से Q2 पर जो लगता हुआ फोर्स है वो कितना है? वेक्टर F21। तो हमें करना क्या था? तो कूलॉम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करना है, यानी कूलॉम के नियम को व्यक्त करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो लगता हुआ क्या है? फोर्स है, इसी को हमको क्या करना है? तो वेक्टर फॉर्म में, यानी कि जो बल था, है ना, जो बिना डायरेक्शन के था, उसके साथ आप डायरेक्शन को इंक्लूड करके हमको क्या करना है? एक एक्सप्रेशन दिखा देना है, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से देता हूँ हटा, इसको देता हूँ भैया हटा। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलिएगा? करते क्या हैं कि पहले हम चले आते हैं कूलॉम के नियम से। तो मुझे बताएं कूलॉम का नियम क्या है? हमने अभी कहा कि कूलॉम के नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सिर्फ बल का परिमाण, यानी कि अगर हम पहले चार्ज पार्टिकल पर दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से लगता हुआ जो बल है उसको ये लिखेंगे, तो सिर्फ क्या मिलेगा? परिमाण। तो परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण कितना हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², है ना। अब क्या करते हैं, इस मॉड को हम हटाते हैं। मॉड हटाने का मतलब क्या हो गया? परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी आना है इसमें। तो हम क्या करते हैं? मॉड को हटाते हैं। तो हटाएं तो F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसमें हम क्या करें? तो इसमें हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि पूरा वेक्टर R12 कहाँ? इसके तरफ। पहले एक मिनट रुक जाइएगा। ये जो बल देख पा रहे हैं आप, इस बल के डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ये या ये? तो देखिए, आंख फाड़ करके देखिए, इसके डायरेक्शन में ना, ये किधर है? इधर है ना। ये डायरेक्शन फोर्स का किधर है? इधर। तो इसके डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो कौन है? ये वाला, यानी कि ये वाला। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? डायरेक्ट पहले वेक्टर नहीं, इसका पहले हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे लेंगे भाई? तो यहाँ कैसे लेंगे देख लीजिएगा। तो R12 का पोजीशन वेक्टर यहाँ
यूनिट वेक्टर जो होगा यहाँ पे हम क्या चढ़ा देते हैं, कैप चढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ ये निकाले कैसे है या आएगा कैसे, कौन सा चीज, r12 कैसे आएगा, तो पूरे r12 वेक्टर में अगर हम r12 वेक्टर में अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से क्या दे दे, भाग दे दे, यानी कि अब यहाँ से हम क्या करते हैं, r12 इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख देते हैं, r। यहाँ पर एक चीज और मान लेते हैं क्या, कि वेक्टर r12 का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर r21 का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और मैग्नीट्यूड होगा क्या, q1 और q2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो बीच का डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, r मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, तो हम यहाँ क्या कर लिए हैं, यहाँ पे वेक्टर r12 के मैग्नीट्यूड को हमने क्या लिख लिया है, r लिख लिया। तो इसलिए मुझे बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, k इंटू q1 इंटू q2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, r स्क्वायर। ठीक, और यूनिट वेक्टर जो r12 का जो यूनिट वेक्टर जो लिए हैं वो कितना हो जाएगा, उसकी जगह पे इसको रखिए, तो कितना हो जाएगा, r12 वेक्टर अपॉन r। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, k इंटू q1 इंटू q2, यहाँ r स्क्वायर, यहाँ r कितना हो जाएगा, r क्यूब, और यहाँ पे r12 है ना। अब क्या करें, हमने q1 और q2 का प्रोजेक्शन वेक्टर लिया है, वेक्टर r1 और वेक्टर r2, इसको हमने बाद में किया। तो हम ऐसा करते हैं कि वेक्टर r12 को हम वेक्टर r1 और वेक्टर r2 के रूप में हम क्या करते हैं, पहले एक्सचेंज करते हैं। कैसे करेंगे भाई, आइए, इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमने देखा है अभी क्या कि यहाँ पर क्या था, तो चार्ज पार्टिकल q1 था। एक मिनट, इसको सिस्टमैटिक ढंग में करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे, इरेज कर दे, बिल्कुल, आइए करते हैं हम इसको इरेज। आइए, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अगर हम विचार करें इन सभी पोजीशन वेक्टरों पर, तो यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है, बोलिए हाँ सर। और वेक्टर r12 पोजीशन लेते हुए हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल देखा था, और फिर इस डायरेक्शन में एक पोजीशन वेक्टर क्या मिला है, वेक्टर r12 है ना, और ये मिला है, ये जो मिला है कितना है, वेक्टर r2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हुए यह ध्यान देते हैं कि इसमें कौन रिजल्टेंट है, ये है या तो फिर ये है। तो इसको पहचानने का कि इसमें कौन पोजीशन वेक्टर होगा, इसका सबसे आसान सा रूल क्या है कि आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा वेक्टर किसका पीछा कर रहा है। अगर वो पीछा कर रहा है तो वो रिजल्टेंट नहीं है, अगर सामना कर रहा है तो वो रिजल्टेंट है। तो अगर हम यहां से चले, ठीक है, तो ऐसे चलते हैं, अगर देखिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर ये, फिर देखिए ये, मतलब ये जो है से इसके क्या है, पीछा कर रहा है, तो ये दोनों रिजल्टेंट होने से रहा। आप देखते हैं और आगे लीजिए, तो यानी कि ये जो है ये किसी का पीछा नहीं कर रहा, यानी कि ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन रिजल्टेंट किसका, तो वेक्टर r2 और वेक्टर r12 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये दोनों के जोड़ करके, यानी कि वेक्टर r2 प्लस वेक्टर r12। इसलिए मुझे बताएं हमें हटाना किसको था, देखिए यहाँ पे हमको हटाना किसको था, अच्छा उसे तो इरेज कर दिए हैं, हमको हटाना, हाँ यहाँ पर है इसको हटाना। तो आइए ना देखिए तो रहे उसको, तो r12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर, इसको इधर लेकर के चले आओ, तो वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, है ना, हो गया इतना। तो इसीलिए बताइए कि जो पहला चार्ज पार्टिकल पर दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से लगता हुआ जो फोर्स था वो कितना हो जाएगा, k इंटू
Q1 इंटू Q2 अपॉन RQ, और यहाँ पर क्या कर देंगे, या इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, ये, यानी कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब हम क्या करें, इतना हो गया। यही जो निकल करके आया है, यही जो निकल करके आया है, यही क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, यही कूलॉम के नियम का क्या है, सदिश रूप है। यानी कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग F21 को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो आएगा वो किससे आएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन RQ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, तो ये हो गया कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ये दोनों इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, अच्छा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।